हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ वाले कैलाश सर आप सबको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। ठीक है ना, क्लास 10th का पहला चैप्टर है जो दिया है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं होती क्या है, देखो परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। या परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, जितनी भी संख्याएं होंगी परिमेय और अपरिमेय के अंदर वो सभी वास्तविक संख्या कहलाएंगी। वास्तविक संख्याएं जैसे देखिए इसमें परिमेय संख्या भी शामिल है, -1 परिमेय संख्या, +1 परिमेय संख्या, और ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। 2 करनी में 3/5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। डॉट 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 मतलब अनेक हो सकते हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भाग में बांटा गया है, एक का है परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे -1 1 फिर 3/5 जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2 √3 ऐसे डॉट डॉट करके ये भी कई ठे होते हैं, अनंत तक जाते हैं। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्याओं को फिर पुनः दो भागों में बांटा है, एक का है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी कि जो पूरी संख्याएं होती है ऐसे कहते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1 2 4 ऐसे डॉट डॉट करके अनेक हो जाएंगे। और भिन्न संख्याएं जैसे 3/5 4 1/4 ये सब क्या है, ये परिमेय संख्या में दो भागों में बांटा है, एक पूर्णांक संख्या में एक भिन्न संख्या में। तो पूर्णांक संख्या जैसे 1 2 4 5 6 ऐसे हो जाएंगे, और भिन्न संख्याएं जैसे 3/5 1/4 डॉट डॉट करके अनेक हो जाएंगी। अब देखिए पूर्णांक संख्याओं को भी तीन भागों में बांटा है। एक धन पूर्णांक संख्या है, जैसे पूर्णांक संख्या है तो गिनती के जितने अंक है सभी पूर्णांक संख्या हैं, लेकिन उसमें भी आते हैं एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक और शून्य होता है। देखिए धन पूर्णांक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 जिसके आगे प्लस हो यानी धनात्मक हो उसे धन पूर्णांक संख्याएं कहेंगे, शून्य होगा। और फिर ऋण पूर्णांक संख्याएं आती हैं जैसे -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट करके ये भी अनंत तक जाएंगी। तो ये पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। जैसे अगर संख्या रेखा पर देखें तो ये बीच में शून्य हो गया, इसके इधर चलेंगे तो +1 +2 +3 +4 ऐसे ऐसे मतलब ये अनंत तक जाएगा। और इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे ये भी अनंत तक जाएगा। तो ये देखिए पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, और उसके बीच में क्या होता है, शून्य आता है। तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं, इधर ऋण से लेकर अनंत तक 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, तो इसमें पूर्णांक संख्याओं में 0 भी शामिल हो जाएगा। पूर्णांक संख्याएं में 0 भी शामिल होगा, ऋण संख्याएं भी शामिल होगी और धन संख्याएं भी शामिल होगी। आइए इसके कुछ हम एग्जाम्पल करते हैं, इस प्रश्नावली के कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। देखिए इसमें जो पहला चैप्टर में हमें दिया है कि एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना। इसमें पहला चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है आप लोगों का क्लास 10th का। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिया है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, लसा गुणे मसा या मसा गुणे लसा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, अगर हम पूछते हैं एचसीएफ इक्वल क्या होगा, तो एचसीएफ इक्वल हमारा जो फार्मूला बनेगा ये हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा, एलसीएम, बटा में हो जाएगा एलसीएम। अगर एलसीएम बराबर निकालें तो एलसीएम इक्वल फार्मूला बनेगा यही हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा एचसीएफ। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल दिया है एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगर हम एचसीएफ निकालें तो इसको पक्षांतर करेंगे, गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हम निकालेंगे एलसीएम इक्वल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा में
HCF हो जाएगा। आइए इस पर एक दो एग्जाम्पल करते हैं, आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा। इस सूत्रों को, फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, 26 और 156 का एलसीएम, यदि 26 और 156, 196 सॉरी 196 नहीं 156 है, 156 का एलसीएम 156 है तो इक्वल 156 है तो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, क्या होगा। देखिए हमें पर यहाँ पर दे दिया, यदि 26 और 156 का एलसीएम 156 है तो HCF क्या होगा। तो HCF इक्वल फार्मूला मालूम है, HCF इक्वल क्या है फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर दो संख्याएं 26 और 156 है, यहाँ पर जो दो संख्याएं हैं कितनी है, 26 और 156 है। तो HCF पूछा है कि क्या होगा, तो HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल देखिए, तो दो संख्या यहाँ पर कौन सी है, एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या 156, तो 26 गुणे 156। और हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो बटा में क्या आएगा, एलसीएम। एलसीएम हमें दे दिया, इन दोनों का एलसीएम कितना दिया, 156, तो बटा में 156 हो जाएगा। 156 से 156 कैंसिल, क्या हो गया, 26। HCF कितना निकल गया हमारा, 26। HCF कितना आ गया, 26 आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन था हम लोग, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि 96 और 404 का HCF। दूसरा क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF 4 है तो LCM क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 96 और 404 का एलसीएम इक्वल क्या फार्मूला होता है, एलसीएम इक्वल जो फार्मूला होता है, देखिए एलसीएम इक्वल क्या फार्मूला होता है, हम बताए थे दो संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। तो दो संख्या है हमारा, एक संख्या 96 है, दूसरा 404 और बटा में कितना है, 4। अब गुणा कर देंगे 96 से, तो 96 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 96 को। एलसीएम इक्वल कितना आ गया, एलसीएम इक्वल आ गया, एलसीएम हमारा ये आ गया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला तीसरा क्वेश्चन का है कि 182 और 178 और 78 का HCF क्या होगा। देखिए तो एस भाग विधि एक होती है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम इसको निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। 78 का HCF 182 का, 2 कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 7 लिखे 21। 78 का करेंगे 2 से, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 1 3, फिर 82 का क्या आया खंड, और
78 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे एचसीएफ में 2 कॉमन मिलता है दोनों में, ठीक है ना, वही हम ये 2 2 मिल रहा है और 13 13 मिल रहा है, दोनों में 182 तथा 78 का इक्वल हो जाएगा 2 गुणे 13, यानी कितना आ जाएगा 26। 182 तथा 78 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए करते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन था। देखिए इसमें हम लोगों को वाला चैप्टर में बाकी कुछ करना नहीं है, ठीक। तो एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, उसके बाद इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करते हैं, आइए। क्या है चौथा क्वेश्चन, 117 का 65 और 117 के एचसीएफ के को 65 m के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया, 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान क्या होगा। ये एग्जाम्पल हम इसमें करते हैं, प्रश्नावली में एकदम हम लोग एकदम लाइन से चलेंगे, एक एक सवाल लगाएंगे। देखिए तो इसको कैसे लगाएंगे, और 117 का एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 65 का अगर हम खंड करें तो ये कितने 5 से कटेगा, तो 5 3 15, फिर 13 से कट जाएगा, 1 आ गया। 117 को कटाएंगे, 117 3 से कटेगा, क्योंकि संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 तिली के 9 और 2 बच्चा 3 9 27, 13 से कट जाएगा, एक आगे। यहाँ पर लिखेंगे 65 का और 117 का अभाज्य गुणनखंड क्या, तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा 65 तथा 117 का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 13। यहाँ पर कहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान क्या होगा, ये कहा है। तो देखिए यहाँ पर इसके एचसीएफ को दर्शाया गया है इस रूप में, तो हम लिखेंगे 117 इक्वल क्या हो जाएगा, 65 तथा एचसीएफ, 65 तथा 117 का एचसीएफ, क्योंकि 65 m माइनस 117 को 65 तथा 117 के एचसीएफ के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 65 तथा 117 का एचसीएफ कितना है, 13 है, तो 13 हो जाएगा 65 m इक्वल 13 प्लस 117,